नमस्कार। हिंदी कक्षा 12वीं आरोह भाग 2। डियर स्टूडेंट्स, आरोह भाग 2 से पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन की बात की शुरुआत की थी, जिसमें हमने लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त किया तथा भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेदों की बात महादेवी ने की है। उसमें से 2 परिच्छेदों के बारे में हमने समझ प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा कि अपने जेठ और जेठ के लड़कों से सुरक्षा के लिए अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाती है, किंतु उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम भक्तिन के जीवन के तीसरे और चौथे परिच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जेठ और उनके लड़कों को फिर से संपत्ति मिलने की आशा जगी और इसीलिए बड़े जेठ के लड़के ने अपने तीतरबाज साले को अपने वहां बुलवा के रख लिया ताकि वह अपने प्रेम पाश में बड़ी लड़की को फंसा सके। किंतु बड़ी लड़की थी, वो बड़ी समझदार थी, अतः उसके प्रेम प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया और उसके झांसे में वह नहीं आई। फिर भी एक दिन जब भक्ति घर पर हाजिर नहीं थी, अनुपस्थित थी, ऐसे समय में वह युवक उसके घर में उसके कमरे में घुस गया। भक्तिन की बड़ी लड़की ने उसकी अच्छी तरह से पिटाई की, किंतु तब जेठ के लड़कों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हो हल्ला मचा दिया। पंचायत हुई, जिसमें उनके समर्थक गांव वालों ने उन दोनों को पति पत्नी के रूप में साथ रहने का फैसला सुना दिया। भक्तिन की लड़की को अपमानित होकर उसके साथ रहना पड़ा। वह बाध्य हो गई उसके साथ रहने के लिए। पंचायत के फैसले का वह अनादर नहीं कर सकती थी। प्रिय छात्रों, एक सवाल भी आता है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार यानी कि उसे शादी करनी है या नहीं, और करनी है तो किससे करनी है, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। ऐसा एक सवाल पूछा जाता है। तो उस समय में, उस जमाने में ऐसा चलता था कि पंचायत द्वारा जो फैसला सुना दिया जाता था वह उचित न होते हुए भी लोगों को मानना पड़ता था। तो यहाँ लड़की ने उस लड़के की कमरे में इस तरह से पिटाई की है, यही इस बात को सिद्ध करता है कि लड़की उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं है। फिर भी पंचायत पक्षपात करके, वैसे भी पुरुष प्रधान समाज की बात है और पुरुष ही न्याय करते थे, तो पुरुषों ने पुरुष के पक्ष में न्याय किया और उस लड़की को पंचायत का वह फैसला अपमानित होकर भी मानना पड़ा। तो सच में ये नारी स्वतंत्रता को कुचलने की ही बात है। इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। तो लड़की का जो दूसरा पति था वो तीतरबाज था। वो दामाद की तरह यहाँ रहने लगा, लेकिन वो घूमता फिरता रहता था, कामकाज में कोई ध्यान नहीं देता था। इस वजह से भक्तिन काफी दुखी हुई। घर में झगड़े भी बढ़ते गए। पारिवारिक द्वेष की वजह से इतने यत्न से संभाले गाय, ढोर, खेती-बाड़ी सब चौपट हो गया। यहाँ तक कि लगान भी समय पर नहीं चुका पाई, जिसकी वजह से जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़ा रहने का दंड दिया। यह अपमान और कलंक सहने पाने के कारण भक्तिन कमाने के लिए शहर में चली गई, जहां उसकी महादेवी से
भेंट हुई। यहाँ बख्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद पूर्ण होता है। आइए बात करते हैं बख्तिन के जीवन के चौथे परिच्छेद की, जिसमें वह महादेवी के साथ उसकी सेविका के रूप में रहने लगती है। चौथे परिच्छेद में बख्तिन कमाने के लिए शहर में आती है और महादेवी से मुलाकात होती है। गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण बख्तिन की वेशभूषा में दिखाई देता है। महादेवी को लगता है कि ये घर का काम कर भी पाएगी, खाना बना पाएगी, किंतु बख्तिन ने लेखिका को आश्वस्त कर दिया। किंतु अगले दिन जब वह जली हुई काली रोटी लेकर लेखिका के सामने आई तो लेखिका को लगा जैसे कि वह उसके साथ नहीं रह पाएगी। लेखिका वितरागी होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात थी, जबकि यहाँ जली रोटी को देखने के बाद महादेवी अपने कमरे में आकर खुली पुस्तक को अपनी नाक के ऊपर रखकर बख्तिन को भूलने का प्रयास करने लगी। दोबारा जब भोजन का समय हुआ तो उसने काले धब्बे वाली उंगली पर मोटी 4 रोटियां और गाढ़ी दाल थाली में परोस दी। लेखिका के पूछने पर कि यह क्या बनाया है तो उसने बताया कि रोटियां अच्छे से सेकने की वजह से अधिक खरी हो गई हैं और दाल बनाई है तो तरकारी यानी कि सब्जी का क्या काम। अगर आपको चाहिए तो चटनी भी बना दूं या गांव से लाया हुआ गुड़ दे दूं। इस प्रकार हर बात में वह शास्त्रार्थ करने लगती या दलीलें करने लगती थी। इसके साथ साथ वह तर्क देने लगी कि क्या शहर के लोग धागे की तरह पतले सोने चांदी के तार खाते हैं। इतना ही नहीं, फिर उसने बताया कि उसके ससुराल में तो उसके बनाए हुए भोजन की बड़ी प्रशंसा होती थी। बख्तिन के इस लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि लेखिका एक रोटी रुखी सूखी दाल के साथ खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। बाद में साथ रहते रहते लेखिका उसकी सादगी और उसकी सरलता से इतनी प्रभावित हुई कि वे खुद भी सादा जीवन जीना सीख गई। बख्तिन ने लेखिका को अपने अनुसार ढाल लिया, किंतु खुद साफ धोती पहनना या जी कहकर बुलाना नहीं सीखी। वो तो महादेवी को गांव की तरह ही आई ओई कहकर पुकारती थी। यानी कि बख्तिन दूसरों को अपनी तरह ढालने में समर्थ थी, किंतु अपने आचार व्यवहार में वह जरा सा भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं होती थी। इतना ही नहीं, लेखिका के इधर उधर पड़े रुपयों को बख्तिन मटके में डाल देती थी। इतना ही नहीं, लेखिका के थोड़ा पूछने या कहने पर शास्त्रार्थ करने लगती थी और कहती थी कि यह कोई चोरी थोड़ी ना है। इतनी चोरी तो, इतना झूठ तो धर्मराज महाराज ने भी किया होगा, नहीं तो वे संसार कैसे चला सकते थे। यानी कि इधर उधर पड़े पैसों को अपने मटके में डाल देना उसे वह चोरी नहीं समझती थी। स्त्रियों के सिर मुंडवाने को लेखिका ठीक नहीं समझती थी और इसीलिए लेखिका ने बख्तिन को जब रोका तो वह कहने लगी, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यानी कि वह हर बात में अपनी विद्वता या अपने तर्क किसी न किसी रूप में ऐसे दे देती थी कि सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे पाता था, निरुत्तर हो जाता था। वह अपना मुंडन हर बृहस्पतिवार को कराती थी। लेखिका ने जब सभी नौकरों के लिए हस्ताक्षर करने का नियम बनाया तो बख्तिन ने बड़े तर्क से उसे टाल दिया। कहने लगी, हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियन मां गड़ी रहती है, अब हम हूं पड़े लागब तो घर गिरिस्ती कौन देखी सुनी। यानी इस प्रकार उसने बताया कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा।
तो खुद तो पढ़ाई से मुकर गई, किंतु जब दूसरे लोग पढ़ते थे तो पढ़ते समय वह इंस्पेक्टर की तरह घूमती और उनकी पढ़ाई के विषय में टीका टिप्पणी करती। एक बार लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों को बनाने के काम में व्यस्त थी, तो भक्तिन सबसे कहती, ये बेचारी रात दिन काम में लगी रहती है, चलो इनके काम में हाथ बटाते हैं। सभी जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, तो भी वह लेखिका के काम में सहायता न दे पाने को अपनी असमर्थता समझती थी। इसीलिए वह द्वार पर बैठी रहती और कुछ काम बताने का आग्रह करती। वह किसी न किसी प्रकार लेखिका को सहायता पहुंचाती और लेखिका के पुस्तक के प्रकाशित होने पर प्रसन्न हो जाती। लेखिका को उनके लेखन कार्य के दौरान भूख का कष्ट नहीं सहने देती। वह कभी दही का शरबत और कभी तुलसी की चाय वहीं दे देती थी। लेखिका रात को देर तक लेखन कार्य करती। उसके पाले हुए सारे पशु पक्षी भी सो जाते, परंतु भक्तिन लेखिका के साथ जागा करती और किसी न किसी प्रकार उनके काम में हाथ बटाती। लेखिका प्रातः जल्दी उठती थी। सोना हिरनी बाहर जाने और वसंत नाम का कुत्ता भी नित्य कर्म के लिए बाहर जाना चाहते थे। ऐसे समय में लेखिका के साथ हमेशा भक्तिन ही रहती थी। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में भी वह लेखिका के साथ जाती है। जब युद्ध की आशंका से उसकी बेटी और दामाद उसे बुलाने आते हैं, तो लेखिका को छोड़कर जाने के लिए वह सहमत नहीं होती। युद्ध के समय में उसने लेखिका को अपने साथ चलने का निवेदन किया। उसने उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का यथासंभव निष्पादन का भी आश्वासन दिया। जब लेखिका ने कहा कि उसके पास रुपये नहीं हैं, तो उसने बहुत ही सहज भाव से कहा कि उसने अपने घर में रुपये गाड़ रखे हैं और जब युद्ध समाप्त होगा तो लौट आएंगे। लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि उसके लिए इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं है, तो उसके उदारता के सारे छल टूट गए। किंतु उसकी भावना ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। भक्तिन और लेखिका का एक दूसरे से आत्मीय संबंध हो गया था। लेखिका चाहते हुए भी अपनी सेवा से उसे नहीं हटा सकती थी। उसे सेविका कहना भी लेखिका को इस प्रकार असंगत लगता था, जिस प्रकार घर के आंगन में लगे गुलाब और आम को सेवक मानना। भक्तिन के बनाए हुए भोजन के विषय में छात्रावास की छात्राएं विवेचना करती रहती, किंतु महादेवी को देखते ही वो वहां से चली जाती। इसी कारण भक्तिन लेखिका के लिए सवेरे ही खाना बनाकर रख लेती थी। वह लेखिका के परिचितों का सम्मान उसी के अनुसार करती थी जिस प्रकार लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम द्वारा जानने की कोशिश करती थी। वह लोगों के लंबे लंबे बाल और अस्तव्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी तथा भक्तिन सभी के दुख में दुखी हो जाती थी। वह विद्यार्थियों के जेल जाने पर व्यथित हो जाती थी। प्रिय छात्रों, उस जमाने में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। छात्र छात्राएं भी गांधी जी के आह्वान पर आंदोलनों में जुट जाते थे और जेल की यात्रा भी करते थे। महादेवी भी जेल में गई थी। तो छोटे छोटे बच्चों के जेल जाने पर वह कलयुग या प्रलय होने की बात भी करती थी। वह जेल को यमलोक मानती थी और इसीलिए जेल से यमलोक की भांति ही डरा करती थी। लोग उसे लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर चिढ़ाते रहते थे। ऐसे समय में भी वह महादेवी से खुद के सामान को बांधने के विषय में पूछती रहती थी ताकि उसे कोई असुविधा न हो। जेल में भी वह महादेवी की सेवा करना चाहती थी। वह भी लेखिका के साथ जेल जाना अपना अधिकार समझती थी। लेखिका द्वारा
उसे जेल न ले जा सकने के कारण वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती है। लेखिका ऐसी परिस्थितियों को विषम मानती है। लेखिका अपनी अंतिम विदाई के बारे में सोचकर चिंतामग्न हो जाती है कि तब ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी, इसका क्या होगा। तो ऐसी है ये भक्तिन की कहानी। यहाँ महादेवी वर्मा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस पाठ को समझे होंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।